दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग इंट्रोडक्शन। मींस एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, टॉपिक इज एकेडमिक राइटिंग इंट्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग के इंट्रोडक्शंस, उसकी इंपॉर्टेंस, डिफरेंस विद सिंपल राइटिंग मींस सिंपल राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग के बीच में क्या फर्क होता है, वो टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, की ट्रेड्स क्या होते हैं, व्हेन टू लर्न, हमें एकेडमिक राइटिंग कब सीखनी चाहिए, एकेडमिक राइटिंग के लिए रिक्वायर्ड टूल्स क्या हैं, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके फैक्ट्स और एक्शंस क्या क्या हैं, रिक्वायर्ड क्या हैं, फ्लो ऑफ एक्शन क्या होता है एकेडमिक राइटिंग में, फिर इथिकल कंसंट्रेशन क्या क्या जरूरी है, मींस एकेडमिक राइटिंग जब भी करते हैं तो उसके लिए क्या क्या एथिक्स हमें फॉलो करने चाहिए, एंड फाइनली एक कंक्लूजन पर हम लोग ये वीडियो फिनिश करेंगे। तो इन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो क्या होता है, एकेडमिक राइटिंग इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड इन एजुकेशनल एंड स्कॉलरली कॉन्टेक्स्ट। मीन्स हम एजुकेशनल और स्कॉलरली कॉन्टेक्स्ट में कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही हो, कोई एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट हो रहा हो, उसमें जो फॉर्मल स्टाइल की जो राइटिंग होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, वो होती है हमारी एकेडमिक राइटिंग। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, इट कम्युनिकेट्स रिसर्च फाइंडिंग्स, एनालाइज एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं उसको कम्युनिकेट करती है, उसको एनालाइज करती है और उस पर आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं, उस पर तर्क वितर्क किए जाते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जनरली यह एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो करती है। ठीक है, जिसमें कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसकी एक बॉडी होती है और उसका एक कंक्लूजन होता है। ओके, उसके अलावा क्लैरिटी की बात करें तो इसके लैंग्वेज में, इसके कंटेंट्स में एक बहुत ही तगड़ी क्लैरिटी होती है चीज़ों की। मीन्स कि इसका जो लैंग्वेज होता है वो एक क्लियरली और कॉन्साइज आइडिया को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कन्वेंशंस होते हैं उस पर ये एडहेरेंस होते हैं, इसकी सारी चीजें। मींस इट एडहेयर्स टू द स्पेसिफिक कन्वेंशंस एंड गाइडलाइंस रिलेवेंट टू पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स। जिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ये एकेडमिक राइटिंग की जाती है उसके जो भी कन्वेंशंस हैं, उसके जो भी गाइडलाइंस हैं, उस पर ये एडहेयर्ड होती है, उससे अलग हट करके नहीं होती है। अगली चीज है कि एविडेंस बेस्ड एकेडमिक राइटिंग रिलाइज ऑन एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आर्ग्यूमेंट्स जो भी किए जाते हैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए वो हमेशा एविडेंस बेस्ड होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग पर वो बेस्ड होते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज, ये हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर फील्ड को कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें एकेडमिक राइटिंग की जाती है। ओके, और इसके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, मींस ये सबके लिए कॉमन नहीं होती है। इसके जो स्पेशल टारगेट ऑडियंस होते हैं वो होते हैं पीयर्स, रिसर्चर्स एंड एजुकेटर्स। ओके, इसके अलावा इट एम्स टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड कंट्रीब्यूट द स्कॉलरली डिस्कोर्स। ठीक है, जो भी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट हो रही है, जो भी एकेडमिक लाइफ में जो भी हमें चीज़ों को, नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती है उसको ये टारगेट करता है, उसको ये एम करता है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को ये स्प्रेड करता है एकेडमिक लाइफ, एजुकेटर्स लाइफ और रिसर्चर्स कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, तो ये होती है इंट्रोडक्शन एकेडमिक राइटिंग की। बात करते हैं इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है एकेडमिक राइटिंग की, क्यों इतना खास है। तो सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन। ठीक है, राइटिंग स्किल्स इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जब हमारे पास स्पेशल राइटिंग स्किल्स होती है तो हम अपने आइडियाज को, हमने जो रिसर्च की है, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं और जो उसके पर आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। मीन्स एकेडमिक राइटिंग fosters critical thinking by requiring the writer to analyze, evaluate and synthesize informations.
ये क्रिटिकल थिंकिंग को ये इम्प्रूव करते हैं, ये बूस्टअप करते हैं। क्यों? क्योंकि एकेडमिक राइटिंग के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए एकेडमिक राइटिंग पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक राइटर को क्रिटिकल थिंकिंग रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो चीजों को एनालाइज कर सके, इवेलुएट कर सके और इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर सके। ओके, अगला है नॉलेज शेयरिंग। राइटर्स अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंसाइट्स विद इन द एकेडमिक कम्युनिटी एंड बियॉन्ड। जो राइटर्स होते हैं वो इस नॉलेज को शेयर करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, किसमें? न केवल एकेडमिक कम्युनिटी के बीच में, बल्कि उसके अलावा भी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उन सबके साथ। इसके अलावा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। Means strong skill writers are essential for academic and professional success, enhancing career opportunities। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके पास एक अच्छी खासी समझ है एकेडमिक राइटिंग की, तो ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये इसेंशियल है। जब भी आप देखें कोई भी एकेडमिक या फिर साइंटिफिक करियर की बात होती है, तो हमेशा एक स्पेशल टर्म्स का यूज किए जाते हैं, स्पेशल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, स्पेशल टेक्निकल टोन्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये करियर को इम्प्रूव करते हैं। उसका है परसुएशन। मीन्स एकेडमिक राइटिंग हेल्प्स इन परसुएडिंग रीडर्स थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टेड बाय एविडेंस। एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो लोगों को हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है? चीजों को परसुएड करने में, चीजों को समझने में, बाय ए वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स। जो एकेडमिक राइटिंग की जाती है वो रैंडमली नहीं की जाती, उसका एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है लिखने का, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, एविडेंस से सपोर्टेड होते हैं। ओके, उसके अलावा है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। थॉट्स की क्लैरिटी होती है। जो राइटिंग होती है ये प्रमोट करती है जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे आइडियाज हैं उसको प्रमोट करती है, जिससे कि जो राइटर्स हैं, हेल्पिंग राइटर्स ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज लॉजिकली। जो राइटर्स हैं उनके जो आइडियाज हैं उसको ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में, कि किसके बाद क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कौन से एविडेंस से सपोर्टेड है, इन सारी चीजों में हेल्प करती है हमारी एकेडमिक राइटिंग। इसके अलावा एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कि हम एक पर्टिकुलर एथिक्स फॉलो करते हैं एकेडमिक राइटिंग के दौरान। ओके, एकेडमिक राइटिंग emphasize the importance of ethical standards such as proper citations and avoid plagiarism। एथिकल राइटिंग जब भी किया जाता है, एकेडमिक राइटिंग जब भी की जाती है तो हमेशा इस चीज पर खास फोकस किया जाता है कि हम प्रॉपर साइटेशन करें, प्लेजरिज्म को अवॉइड करें। ये सारी चीजें क्या होती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा है कंट्रीब्यूशन टू स्कॉलरशिप। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आपको एक एकेडमिक राइटिंग या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, जो कि एकेडमिक राइटिंग काफी अच्छे से सिखाता है। मीन्स it contributes to the body of knowledge in a field allowing for the advancement of research and scholarship। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर भी रहे हैं तो हमेशा आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप एकेडमिक राइटिंग अच्छे से कर सकें। इसके अलावा रीडर्स एंगेजमेंट। गुड राइटिंग एंगेज रीडर्स मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। यानी कि गुड राइटिंग जो होती है, अच्छी एकेडमिक राइटिंग, वो जो भी रीडर्स होते हैं उनको इंगेज करती है कुछ इस तरह से कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी इजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजी वे में चीजों को समझा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड सिंपल राइटिंग। जो सिंपल राइटिंग होती है और जो एकेडमिक राइटिंग होती है, इसके बीच में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की। तो एकेडमिक राइटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है। और जो स्कॉलरली डिस्कोर्स हैं, मतलब कि जो रिसर्च टाइप की चीजें हैं, जो एजुकेशन टाइप की चीजें हैं, उस कम्युनिटी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको एम करता है, उसमें नॉलेज शेयरिंग को ये कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो सिंपल राइटिंग है इसका मेन पर्पस होता है ये लोगों को एंटरटेन करता है, या फिर कैजुअली चीजों को इन्फॉर्म करता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है। ओके, जो एकेडमिक राइटिंग होती है इनका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक क्लियर सेक्शंस होते हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी, देन कंक्लूजन्स होंगे। लेकिन जो सिंपल राइटिंग होती है, ठीक है, इसका एक लूज स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, वो वेरी कर सकती है।
बात करते हैं लैंग्वेज की, तो ये हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है, टेक्निकल टर्म्स यूज करता है और डिसिप्लिन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करता है। आप जिस डिसिप्लिन में राइटिंग कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी सिंपल राइटिंग होती हैं वो हमेशा एवरीडे लैंग्वेज यूज करते हैं, डेली कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो टर्म्स यूज करते हैं। इसके अलावा ये डेली लाइफ के टर्म्स यूज करने की वजह से काफी ज्यादा इजी होता है कम्युनिकेट करना और आसानी से लोगों के समझ में आता है। ठीक है, और बात करते हैं एविडेंस एंड सपोर्ट की। तो एकेडमिक राइटिंग के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, साइटेशंस होती हैं, रेफरेंस होते हैं, जो कि हमारे उस क्लेम को सपोर्ट करते हैं जो हम एकेडमिक राइटिंग के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन जो सिंपल राइटिंग होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के ओपिनियंस पर डिपेंड करती है, पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, और इसके लिए किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। बात करते हैं ऑडियंस की। तो एकेडमिक राइटिंग में जो ऑडियंस टारगेट किए जाते हैं वो हमेशा स्पेशलाइज्ड ऑडियंस होते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं, वो रिसर्चर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जो सिंपल राइटिंग होती है वो हमेशा जनरल ऑडियंस को टारगेट करती है और हमेशा इनका कोई एक स्पेसिफिक कोई एक्सपर्टाइज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी फील्ड के किसी भी नॉलेज लेवल के लोग इसको देख सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये उनके लिए सिंपल राइटिंग की जाती है। बात करते हैं टोन की। तो जो हमारी एकेडमिक राइटिंग होती है वो हमेशा फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव टोन को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन जो सिंपल राइटिंग होती है वो हमेशा इनफॉर्मल, सब्जेक्टिव और पर्सनल टोन को ध्यान में रख करके की जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होती है। लेकिन सिंपल राइटिंग की बात करें तो ये हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियाज होते हैं, हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ताकि इजीली एक्सेसिबल होते हैं। और रिवीजन प्रोसेस की बात करें तो इसमें मल्टीपल ड्राफ्ट्स होते हैं, मल्टीपल टाइम रिव्यू किया जाता है, पीयर रिव्यूज होते हैं और कई बार रिवीजन के बाद ये एकेडमिक पब्लिकेशंस में आता है, इसको पब्लिश किया जाता है। लेकिन इसके लिए सिंपल राइटिंग के लिए हमेशा कम रिगरस रिवीजन की जरूरत होती है, या कभी कभी तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, अपने आप जो लोग लिखते जाते हैं वो चीजों को रिवाइज करते जाते हैं। ओके, बात करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग कितने तरह की होती है। तो एकेडमिक राइटिंग सबसे पहले एक एस्से होता है जो एक स्ट्रक्चर्ड पीस है, जो प्रेजेंट करता है एक आर्गुमेंट को और एनालाइज करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक को। बात करते हैं रिसर्च पेपर्स की। रिसर्च पेपर्स में एक पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया जाता है, इसमें मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट होते हैं, उनके डिस्कशंस होते हैं, ये एक इन डेप्थ स्टडी होती है। ओके, बात करते हैं थीसिस एंड डिसर्टेशन की। तो जो थीसिस एंड डिसर्टेशन है वो एकेडमिक डिग्री के लिए सबमिट किया जाता है अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जो कि शोकेस करते हैं एक ओरिजिनल रिसर्च और फाइंडिंग्स के लिए। ये हमेशा एक एकेडमिक डिग्री के लिए ही हम थीसिस और डिसर्टेशन को सबमिट करते हैं। बात करते हैं अगले रिव्यू आर्टिकल की। तो रिव्यू आर्टिकल जो होते हैं जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पर जो पहले से ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको समराइज करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं और जो ट्रेंड और गैप्स हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। ओके, बात करते हैं साइंटिफिक रिपोर्ट्स की या फिर एकेडमिक रिपोर्ट्स की। तो these are the detailed amount of research finding और project outcomes often including recommendations। ये जो हमारे रिसर्च फाइंडिंग्स या फिर प्रोजेक्ट के आउटकम्स हैं उन पर बनाए जाते हैं, जिसमें कि रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अगली टाइप है केस स्टडी, मींस in depth examination of a particular instance or example with a real world context। जैसे कि किसी हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा केस आ गया जो कि काफी न्यू है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उस पर अक्सर केस स्टडीज पब्लिश की जाती हैं। मींस एक कोई पर्टिकुलर केस या कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट उस पर चीजों को एनालाइज किया जाता है और उस पर जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है वो होती है हमारी केस स्टडी। बात करते हैं अगले एब्स्ट्रैक्ट की। तो एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? तो ये एक ब्रीफ समरी होती है रिसर्च पेपर की या आर्टिकल की। एक कंप्लीट रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उनका एक ब्रीफ समरी होती है जो कि एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं और फाइंडिंग्स हैं उनका एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। ओके, बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू की।
तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, तो जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो चुके हैं एक टॉपिक पर, ठीक है, उनका एक सर्वे होता है जो कि एनालाइज करता है और सिंथेसाइज करता है अलग अलग स्टडीज के अलग अलग रिजल्ट्स को। ओके, कॉन्फ्रेंस पेपर, जो अलग अलग एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनको, उनमें जो पेपर्स होते हैं, उनमें जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनको समराइज किया जाता है। और अक्सर ये इसमें दिखाया जाता है कि ऑफन समराइजिंग ऑनगोइंग रिसर्च ऑन ए न्यू फाइंडिंग। तो जो ऑनगोइंग रिसर्च हो रही है या फिर न्यू फाइंडिंग्स हैं, उनको ये चीज समराइज करती है। ओके, अगला है डिजिटल राइटिंग या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं, एकेडमिक ब्लॉग्स होते हैं, या फिर मल्टीमीडिया रिसोर्सेज होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं की ट्रेड्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। जो एकेडमिक राइटिंग की जाती है उसके क्या क्या हमारे की ट्रेड्स हैं। सबसे पहली चीज कि उसमें मतलब क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। मीन्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली एंड कंसाइजली, इंश्योरिंग द रीडर्स अंडरस्टैंड द मैसेज। आपकी जो एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो जिस आइडिया को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए एंड कंसाइज होना चाहिए, कम से कम वर्ड्स में होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो आपके मैसेज को क्लियरली समझ सके। दूसरा है कोहेरेंस, मीन्स आपका जो भी आइडिया है उसका एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसमें कि किस सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है, जिससे कि जो पॉइंट्स हैं उनमें एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। ओके, अगला है कि जो आपकी टोन होनी चाहिए वो हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव टोन होनी चाहिए, उसमें कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला है क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे क्या होना चाहिए कि जो एकेडमिक राइटिंग हो रही है उसमें एनालाइज करने की, इवेलुएट करने की और इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक जो आर्गुमेंट कर रहे हैं वो वेल सपोर्टेड आर्गुमेंट हो, एविडेंस बेस्ड सपोर्टेड आर्गुमेंट हो। ओके, फिर अटेंशन टू डिटेल्स, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं एकेडमिक राइटिंग की, जैसे ग्रामर हुआ, पंक्चुएशंस हो गया, या फिर जो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो फॉर्मेटिंग होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ों को केयरफुली कंसीडर करना चाहिए। कुछ भी चीज़ें आपकी अगर इसमें छूट रही हैं तो एकेडमिक राइटिंग आपकी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है उससे। अगला है रिसर्च स्किल्स, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लोकेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग रेलिवेंट सोर्सेज टू सपोर्ट क्लेम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। आप जो भी चीज़ों को क्लेम कर रहे हो, जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो भी रिलेवेंट रिसोर्सेज हैं सपोर्ट करने वाले, ठीक है, उसको आप एफिशिएंटली चीज को लोकेट कर सको, इवेल्युएट कर सको और उन चीज़ों को वहाँ पर समझा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एकेडमिक राइटिंग जब भी आप करते हो तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगला है ओरिजिनलिटी। आप जब भी कोई आइडिया देते हो तो उसमें एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आइडिया आप साइट कर रहे हो तो जिस सोर्स से आप साइट कर रहे हो उस सोर्स को आपको क्रेडिट देना होता है, ठीक है, ताकि आपका प्लेजरिज्म को आप अवॉइड कर सको। एडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन एडजस्टिंग राइटिंग स्टाइल and approach based on a specific requirements of different academic disciplines। अलग अलग डिसिप्लिन्स जो होते हैं, अलग अलग फील्ड जो होती हैं एकेडमिक राइटिंग की, उसमें अलग अलग राइटिंग स्टाइल होती हैं, अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेटिंग होता है। ओके, और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं, तो उन चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना होता है जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करने बैठते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ है कि ऑडियंस अवेयरनेस। ऑडियंस अवेयरनेस क्या होती है, आपको हमेशा ये चीज जानना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, ताकि आप उसी हिसाब से कंटेंट को लिख सकें। इसके अलावा रिवीजन एंड एडिटिंग स्किल्स, आपके अंदर ये विलिंग और ये एबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो भी आपका ड्राफ्ट बने उसको आप रिवाइज कर सको, उसमें फीडबैक डाल सको और उसमें जो भी चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें आप नेसेसरली इंप्रूवमेंट उसमें कर सको।
ताकि आपकी जो एकेडमिक राइटिंग जो आपका ड्राफ्ट है वो और ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ओके, बात करते हैं व्हेन टू लर्न। एकेडमिक राइटिंग हमें कब सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि अर्ली एकेडमिक करियर, जब भी आप अपना एकेडमिक करियर स्टार्ट करते हो तो उसी समय आपको एकेडमिक राइटिंग सीखने की तरफ ध्यान देना चाहिए अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के दौरान, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो सके। दूसरा है बिफोर मेजर असाइनमेंट्स, जो भी आपको मेजर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि जो रिसर्च पेपर हो, थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, उनसे पहले आप एकेडमिक राइटिंग सीख सकें। ठीक है, इसके अलावा व्हेन ट्रांजिशनिंग टू ग्रेजुएट स्टडीज, जब भी आप यूजी से ग्रेजुएट स्टडीज में जाते हैं तब आपको एकेडमिक राइटिंग सीखना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर आप कोई लिख रहे हो या फिर किसी पब्लिकेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर फीडबैक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन सब के दौरान आपको एकेडमिक राइटिंग सीखना चाहिए। इसके अलावा जो राइटिंग चैलेंजेस हैं, ठीक है, ताकि जो जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हो तो उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आती हैं, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं, तो उन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी आपको एक फुल प्रूफ या फिर कहीं एफिशिएंट एकेडमिक राइटिंग सीखनी चाहिए, ताकि जो आपकी ओवरऑल स्किल्स है वो इन्हांस हो सके। इसके अलावा व्हेन एंगेजिंग विद न्यू डिसिप्लिन, जब भी आप नए डिसिप्लिन में साथ इंगेज होते हो, आपकी जब फील्ड चेंज होती है, ठीक है, न्यू न्यू फील्ड्स मिलती हैं, तब आपको एकेडमिक राइटिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट एकेडमिक लाइफ, एकेडमिक लाइफ में आप जब तक रहते हो तब तक आपको एकेडमिक राइटिंग की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग के लिए क्या क्या टूल्स और क्या क्या कंपोनेंट्स जरूरी हैं, रिक्वायर्ड टूल्स एंड कंपोनेंट्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। सबसे पहले तो रिसर्च मटेरियल, आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप बुक्स को, जनरल आर्टिकल्स को एक्सेस कर सको, ठीक है, और जो भी हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सको, और ताकि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं या फिर डाटा हैं उनको आप गैदर कर सको, इकट्ठा कर सको। दूसरा है राइटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर गूगल डॉक, जिससे कि आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सको, ताकि आप एक ड्राफ्ट रेडी कर सको, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सको। इसके अलावा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे एंड नोट हुआ, जोटेरो हुआ या फिर मेंडले हुआ, ये सॉफ्टवेयर्स जरूरी होते हैं ताकि आपके जो रेफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको आप मैनेज कर सको, जो बिब्लियोग्राफी है उसको इफिशिएंटली उसको क्रिएट कर सको, और जो साइटेशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सको। इसके अलावा स्टाइल गाइड्स, ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जितने भी साइटेशंस हैं और जितने भी फॉर्मेटिंग्स हैं उनकी वो कैसी स्टाइल्स हैं, जो एकेडमिक स्टाइल्स हैं वो क्या है, जैसे एपीए स्टाइल क्या है, एमएलए स्टाइल क्या है, शिकागो स्टाइल क्या है, ताकि आप जो साइटेशंस कर सको वो प्रॉपर फॉर्मेट में कर सको। ओके, आउटलाइनिंग टूल, आपके पास ऐसी टेक्निक्स या फिर सॉफ्टवेयर होने चाहिए ताकि आप जो भी राइटिंग करना चाह रहे हो उसका एक इफेक्टिव आउटलाइन क्रिएट कर सको। ओके, अपने जो थॉट्स हैं उसकी एक आउटलाइन आप क्रिएट कर सको। इसके अलावा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि ग्रामर चेकर होते हैं, जैसे कि ग्रामरली, जिससे कि आप जो भी राइटिंग कर रहे हो उसमें जो भी ग्रामर के मिस्टेक्स हैं उनको आप चेक कर सको, उनको प्रूफ रीडिंग कर सको, ताकि आपके ड्राफ्ट में क्लैरिटी भी बनी रहे और वो करेक्ट भी रहे। फीडबैक मैकेनिज्म्स, opportunity for peer review or mentorship to receive constructive criticism and improves writing quality, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आपके जो मेंटर हैं या फिर आपके जो पेयर्स हैं, आपके जो स्कॉलर्स हैं, उनसे आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को रिसीव कर सकें, यानी कि जो अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिवली उसको देखो कि यस, उसको पॉजिटिवली देखो और उससे अपनी राइटिंग इंप्रूव करो। ओके, टाइम मैनेजमेंट टूल्स, जो अलग अलग टूल्स हैं जिससे कि आप टाइम को मैनेज कर सको, ठीक है, जो ऐसे आपके पास टूल्स होने चाहिए, इससे आपके पास ऐप होने चाहिए ताकि जो एकेडमिक राइटिंग आप करने बैठो तो उसका एक शेड्यूल बना सको और उससे डेडलाइंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सको। ओके, फिर क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो,
ठीक है, वो टेक्स्ट को एनालाइज कर सको, इवेलुएट कर सको उसके आर्गुमेंट्स को, और वो जो राइटिंग है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सको, और खास करके उन चीजों को, उन एविडेंस को जिसके बेसिस पर उन्हें सपोर्ट किया गया है। ओके, फिर राइटिंग गाइड्स एंड रिसोर्सेज। आपके पास ये एक्सेस होना चाहिए कि जो एकेडमिक राइटिंग के हैंडबुक्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या वर्कशॉप हैं, उनको आप एक्सेस कर सको, जिससे कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं और टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, वो डेवलप हो सके। yes. तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो एकेडमिक राइटिंग के लिए रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं और एक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि पर्सनलाइज्ड जर्नी, मींस एकेडमिक राइटिंग जो है वो हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसका जो पाथ है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हर पर्सन के लिए यूनिक होता है, जिसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और एडाप्टेशन की जरूरत होती है। हर पर्सन की क्वालिटीज अलग होती हैं, तो और ऑब्वियसली वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही चीजें को लिख सकता है, तो उसकी एकेडमिक राइटिंग की स्किल्स भी अलग अलग होती हैं। ओके, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस, एकेडमिक राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको एकेडमिक राइटिंग और सिंपल राइटिंग के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स, एकेडमिक राइटिंग के जो टर्म्स होते हैं, जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, वो आपको समझना चाहिए, उसके वोकेबलरी को समझना चाहिए, उसकी राइटिंग स्टाइल को समझना चाहिए। ओके, इसके अलावा अटेंटिव रीडिंग, engage in attentive reading of academic text to expose yourself in various writing styles and language use। हमेशा आपको कुछ ना कुछ एकेडमिक चीजों को, खास करके उस फील्ड की चीजों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए जिस फील्ड में आप एकेडमिक राइटिंग करना चाहते हैं। इससे आप उन चीजों को तरफ एक्सपोज होंगे, कई सारी चीजें आपके सामने एक्सपोजर के तौर पे आएंगी, जिससे आप अलग अलग राइटिंग स्टाइल और अलग अलग लैंग्वेज के बारे में समझ सकेंगे, जान सकेंगे। इसके अलावा जो पैटर्न्स हैं, observation of patterns, observe macro level organization patterns in different types of academic writing to understand effective structures। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास जब भी कोई एकेडमिक राइटिंग आप करने बैठते हो तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। तो ये मैक्रो लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको समझना होगा। इसके अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस करनी होगी। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जब भी आप राइटिंग करने बैठते हैं तो जो अलग अलग स्टाइल्स हैं राइटिंग की, उनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ नॉवेल्टी, embrace the challenges and novelties of academic writing, recognizing that it may differ significantly from other writing experiences। हर राइटिंग स्टाइल की अपनी अलग यूनिकनेस होती है, उसकी अलग नॉवेल्टी होती है, उसके चैलेंजेस होते हैं, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक राइटिंग, हमेशा आपको एक स्ट्रेटेजिक राइटिंग टेक्निक्स सीखनी होगी, ताकि आप जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है एकेडमिक राइटिंग की तरफ वो बढ़ती रहे, आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी होती रहे। इसके अलावा है यूटिलाइजिंग गुड सैंपल्स, आपको हमेशा हाई क्वालिटी के सैंपल्स यूज करने होंगे एकेडमिक राइटिंग के लिए एज अ रेफरेंस मटेरियल्स, ठीक है, हाई क्वालिटी के सैंपल्स, हाई क्वालिटी के असाइनमेंट्स आपको यूज करने होंगे, ताकि जो आपकी एकेडमिक राइटिंग हो वो हमेशा एक हाई क्वालिटी की आप एकेडमिक राइटिंग कर पाओ। और सबसे लास्ट है कि प्रैक्टिस एंड पेशेंस, आपको हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी होगी और पेशेंस की एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि आप जब भी कोई चीज पब्लिकेशंस के लिए भेजते हो तो कई बार रिजेक्ट होकर आती है, हर बार की क्रिटिसिज्म को आपको पॉजिटिवली लेना होता है। ओके, और आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग स्किल्स टेक्स टाइम एंड एफर्ट। अगर आप एक तगड़ा एकेडमिक राइटिंग स्किल आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो इसके लिए टाइम और एफर्ट दोनों चाहिए होता है। बात करते हैं फ्लो ऑफ एक्शन की। जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करने बैठते हो तो फ्लो ऑफ एक्शन क्या होते हैं, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्रिटिकल रीडिंग का, मीन्स engage deeply with text to analyze, interpret and evaluate the context, fostering a comprehensive understanding of a subject matter। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर भी आपको राइटिंग करनी है उसको आपको डीपली समझना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसके जो भी डेटा हैं उसको इंटरप्रेट करना होगा और इवेलुएट करना होगा, ताकि आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर सको। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग।
Apply critical thinking skills to assess the arguments, identify gaps to knowledge and formulate your own perspectives. आपको ये देखना होगा कि जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी चीजें आपने एक्सेस की हैं, तो उसमें आपको गैप देखना होगा कि ऐसी क्या चीज है जो हम और कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन से गैप हैं जो कि हमें और समझना है, ओके, और वो गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो नॉलेज है उसको आपको फॉर्मुलेट करना होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा जनरेटिंग आउटलाइंस। आउटलाइंस कैसे जनरेट करते हो? क्रिएट आउटलाइंस टू ऑर्गेनाइज आइडिया एंड स्ट्रक्चर्स द राइटिंग लॉजिकली इंश्योरिंग अ कोहेरेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको एक आउटलाइन बनानी पड़ती है, आपके अंदर जो भी आइडिया आया है उस गैप को फिल करने के लिए, आपका जो रिसर्च आइडिया है उसके लिए आपको एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको वो राइटिंग करनी होगी, एक आउटलाइन बनाना होगा, ओके। देन राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। उस बेसिस पर जो आपने आउटलाइन बनाई हुई है, बिगिन ड्राफ्टिंग द इनिशियल वर्जन ऑफ योर वर्क, फोकसिंग ऑन गेटिंग आइडियाज डाउन विदाउट वरिंग एक्सेसिवली अबाउट परफेक्शन। आपको पहला ड्राफ्ट अपना बनाना होगा, चीजों को, मटेरियल्स को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, और यहाँ पर इस स्टेप पर आपको परफेक्शन नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, ओके, जिनका जो सोर्स हो वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है आपका रिवाइजिंग द आउटलाइन। आप अब जब आपने सारे सोर्सेस कलेक्ट कर लिए, तब आप चीजों को रिविजिट करिए, रिविजिट एंड एडजस्ट द आउटलाइन एज नेसेसरी बेस्ड ऑन द डेवलपिंग ऑफ आइडियाज ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग प्रोसेस। अब आपके जो आइडियाज हैं, जो आइडियाज डेवलप हुए हैं, उस बेसिस पर आपको फिर से चीजों को रिवाइज करना है और आउटलाइन को फिर से रीडेवलप करना है, ताकि अब चीजें आपकी परफेक्शन की तरफ बढ़ें, ठीक है। राइटिंग मल्टीपल ड्राफ्ट्स, ठीक है, आपको जितनी बार भी चीजों को आप रिवाइज करोगे, कुछ ना कुछ आपको नया चीजें, वहां पर कुछ नया आइडिया जनरेट होता है। इससे आप क्या होता है कि आप कई तरह के ड्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपका हर बार आर्गुमेंट जो होते हैं वो रिफाइन होते हैं, हर बार आपकी क्लैरिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, और हर बार आपके जो जिस फीडबैक के बेसिस पर और सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर आप चीजों को रिफाइन कर रहे हैं, वो और ज्यादा इम्प्रूव होती है, ओके। अगला स्टेप है आपका राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। अब इन सारे बेसिस पर, जहां पर कि आपने चीजों को परफेक्शन की तरफ ले गए हैं, मल्टीपल ड्राफ्ट्स आपने क्रिएट कर लिए हैं, तब आपको अपना एक फाइनल वर्जन अपने डॉक्यूमेंट का क्रिएट करना होता है, जिसमें सारे रिविजन्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना है, और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उन पर एडहेयर होते हुए चीजों को लिखना है, ओके। नाउ है कमिंग टू द एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। इसके बाद कंडक्ट थॉरो एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग टू करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स, इंप्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एनहांस ओवरऑल रीडेबिलिटी। अब जब आपने सारी चीजें यहाँ पे कर ली, तब अब आपको देखना है कि आपने जो भी लिखा हुआ है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और ओवरऑल रीडेबिलिटी क्या, वो पढ़ने के लायक है या नहीं है। तो आपको एक थॉरो एडिटिंग करनी होती है, ओके। इसके बाद अगला स्टेप है आपका फॉर्मेटिंग, मींस ensure that the final document meets the formatting guidelines specified by the relevant academic style guide or publication। यहाँ पर आपको उस publication को ध्यान में रख करके अपनी फॉर्मेटिंग करनी है, अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी है, जिसमें कि आप चीज़ों को पब्लिश करना चाहते हैं। उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रख करके अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना होता है। और लास्ट स्टेप है पब्लिशिंग, मीन्स follow up with the publishers and submit the work to academic journals, conferences or other platforms for dissemination। आप चीजों को वहां सबमिट करते हो पब्लिश होने के लिए, और वहां से जस्ट आपको वेट करना होता है उनके फॉलो बैक का, उनके रिवर्ट बैक का, उनके रिप्लाई का, कि अभी भी इस डॉक्यूमेंट में और कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी है या नहीं है, ओके। एकेडमिक राइटिंग जो होती है उसके जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं वो क्या क्या होते हैं, हमें किन किन चीज़ों को खास ख्याल रखना होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें एथिकल है, क्या चीज़ें अनएथिकल हैं। साइंटिफिक राइटिंग या फिर एकेडमिक राइटिंग में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना हो, क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्लेजरिज्म अवॉइडेंस, ठीक है, हमें प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म एक तरह की साइंटिफिक चोरी है कि हम
इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने किस सोर्स से इंफॉर्मेशन लिया है उसको हम प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते हैं। तो हमेशा ऑलवेज गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स एंड रिसोर्सेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आप उस सोर्स को, उस ऑथर को, ओरिजिनल ऑथर को प्रॉपर क्रेडिट दीजिए जहां से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ओके, ऐसा ना करना विच इज द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट। बिना एक्नॉलेजमेंट के आप किसी और के वर्क को, किसी और के इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हो, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। एकेडमिक राइटिंग कभी भी इसे अलाउ नहीं करता। दूसरा है प्रॉपर साइटेशंस। हमेशा हर एक पब्लिकेशन का अपना जो साइटेशन स्टाइल है वो आपको फॉलो करना होता है, चाहे वो एपीए स्टाइल हो, एमएल स्टाइल हो, चिकागो स्टाइल हो, ठीक है। यूज appropriate citation style to accurately reference of all resources, ensuring transparency and allowing readers to verify information। जो आपके रीडर्स हैं वो अगर किसी चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमेशा आपको एक साइटेशन, प्रॉपर साइटेशन स्टाइल फॉलो करना होता है, ठीक है। अगला है डाटा इंटीग्रिटी। प्रेजेंट डाटा एंड फाइंडिंग्स ऑनेस्टली विदाउट फैब्रिकेशन, falsification और मिस प्रेजेंटेशन टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसके जो भी डाटा आए हो उसको आपको ऑनेस्टली प्रेजेंट करना होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। जो भी आपके डाटा आए हैं उनको वैसे ही विदाउट एनी फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन के और मिस प्रेजेंटेशन के उन्हें वैसे ही प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि आपका जो रिसर्च होता है उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। Okay, then respect for intellectual property. Acknowledge the intellectual property rights of others by seeking permission for the use of copyrighted materials when necessary। हम लोग एकेडमिक राइटिंग जब भी करते हैं, जब भी कोई चीज़ एकेडमिक राइटिंग की जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी और के पेपर के फिगर्स अच्छे लगते हैं, किसी और पेपर का कोई इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, हम वो चीज़ वहाँ से, वो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है लेकिन हम उसको बिना परमिशन के यूज करना चाहते हैं। ऐसा करना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये कहे कि उल्लंघन करना होता है। तो ऐसा करने से पहले हमें उन चीज़ों की परमिशन लेनी होती है उस ऑथर से, उस राइटर से जो उसके ओरिजिनल ऑथर हैं, और उस परमिशन के बाद ही हम उसे यूज करते हैं। अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी when dealing with sensitive information, particularly in research involving human subjects or proprietary data। जब भी आप ऐसे डाटा यूज करते हो जहां पर आपको गोपनीयता बनाए रखनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ह्यूमन सब्जेक्ट लिया है तो उसका नाम, पता, ये सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी होती हैं क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो जब भी आप कोई साइंटिफिक राइटिंग करें, एकेडमिक राइटिंग करें, तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं उनकी गोपनीयता हमेशा बनाए रखें, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रखें। ओके, अगला है ऑथरशिप एथिक्स। इंश्योर दैट ऑल कंट्रीब्यूटर्स टू अ वर्क आर appropriately credited as authors and avoid practice like gift authorships और घोस्ट राइटिंग। ठीक है, कभी भी जो भी राइटर्स हैं आपके एकेडमिक राइटिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हर एक को अकॉर्डिंगली आपको ऑथरशिप क्रेडिट करना ही करना होता है, जिससे कि आप जो कुछ ऐसे अनएथिकल चीजें जैसे गिफ्ट ऑथरशिप हुआ, फिर घोस्ट राइटिंग हुई, इन सारी चीजों को आप ताकि अवॉइड कर सको। उसके अलावा है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट दैट मे influence the research or writing process, ensuring transparency in the work। कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसको कि आपने खुद से वेरी किया हो, चीज़ों के साथ कुछ छेड़छाड़, कुछ पैरामीटर्स आपने चेंज किया हो, तो उसको आपको उस रिसर्च में इंक्लूड करना ही करना होता है, राइटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना होता है, ताकि जो वर्ड्स की ट्रांसपेरेंसी है, जो भी पैरामीटर्स अगर आपने कुछ चेंज किया है तो वो आप बता सकें, ताकि जो वर्क की ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इसके अलावा एथिकल रिसर्च प्रैक्टिस। Follow ethical guidelines for conducting research, including obtaining informed consent from participants and ensuring their welfare। Suppose that कि हमें कोई एक रिसर्च करनी होती है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बताए बिना, उनकी कंसेंट लिए बिना अगर हम ये चीज़ों को कंडक्ट करते हैं तो ये हमारा अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस है। अगर हम कोई ऐसा
विदाउट एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले, या फिर कंसेंट से को इन्फॉर्म नहीं करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो ये भी एक अनएथिकल कंसिडरेशन माना जाता है और ऐसा हमने नहीं करना होता है एकेडमिक राइटिंग के दौरान। इसके अलावा ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उसको ऑनेस्टली आपको प्रेजेंट करना होता है, उसको ऑनेस्टली आपको शो करना होता है। रिपोर्ट रिसर्च रिजल्ट्स ट्रूथफुल्ली इंक्लूडिंग नेगेटिव और इनकंक्लूसिव फाइंडिंग्स टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द रिसर्च कंडक्ट। अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें जो भी आपके रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट्स हों, चाहे वो इनकंक्लूसिव हो, इसका कोई कंक्लूजन ना निकलता हो, वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है ताकि जो भी रिसर्च कंडक्ट किया गया हो उसकी एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एकेडमिक कम्युनिटी, ये चीज हमेशा आपको खास ख्याल रखना है कि अपहोल्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी बाय engaging in fair practices, contributing to knowledge and fostering a culture of integrity and respect। ठीक है, आप जो भी एकेडमिक कम्युनिटी है उनके लिए जो आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो, ओके, उसको एक फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना है। तो आप कभी भी फॉल्स नॉलेज को शेयर करना या फिर मिसइंटरप्रेट करना, ये आपको एक अनएथिकल प्रैक्टिस में ला सकता है, ऐसा आपको नहीं करना होता है। तो ये एकेडमिक कम्युनिटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके दोस्तों, एज द कंक्लूजन ऑफ एकेडमिक राइटिंग हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज एन essential skill, it is a structured approach and it is a reader centric, it contains the ethical standards and it needs continuous developments। ठीक है, it involves the community engagement, it has an impact on knowledge and it needs an adaptation to guidelines, it needs the critical thinking and it is a lifelong learning, so you have to focus about it। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमेशा याद रखें कि पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।